आदर्श अनुवाद को सटीक अनुवाद भी कहा जाता है। भीष्म सहानी आदि की जो कहानियां हैं, वो कहानियों के रेडियो रूपांतरण प्रस्तुत किया जा चुके हैं। उसके बीच द्विभाषी संवाद का माध्यम बनता है। ये जो नाटक, इसका जो रूपांतरण हुआ है, काफी चर्चित हुआ है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपके लिए प्रकृति के आधार पर जो भी प्रकार है उसके बारे में जानकारी दूंगी। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि प्रकृति के आधार पर इसके 8 प्रकार। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रकार है वो है शब्दानुवाद। पहला जो है शब्दानुवाद। तो स्रोत भाषा यानी सोर्स लैंग्वेज के शब्द एवं शब्द क्रम को उसी प्रकार लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करना शब्द अनुवाद कहलाता है। जो सोर्स लैंग्वेज है उसे टारगेट लैंग्वेज में जैसा शब्द है उसी तरह उसका दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना, उसका अनुवाद करना ही शब्द अनुवाद कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये अनुवादक का लक्ष्य मूल भाषा के विचारों को रूपांतरित करने से अधिक शब्दों का यथार्थवत अनुवाद करने से होता है। तो यहाँ पर इस अनुवाद में अनुवादक का लक्ष्य मूल भाषा जो है, जो लिखी हुई, जो लक्ष्य मूल, यानी यहाँ पर देखिए अनुवादक का लक्ष्य, उसका लक्ष्य क्या होता है कि मूल भाषा के विचारों को रूपांतरित करने से अधिक जो है भाषा का यथार्थवत अनुवाद करने से होता है। जैसा भाषा, एक भाषा की जो सामग्री है, ऐसे के तैसे दूसरी भाषा में कहना इसका लक्ष्य होता है शब्द अनुवाद में। तो हर एक भाषा की एक अपनी ही शैली है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, अगर हिंदी का एक वाक्य इस तरह से है कि मैं पानी पानी हो गई क्योंकि आई एम स्वेटिंग, जबकि वहां पर वो स्वेट कर रही है, यानी आई एम स्वेटिंग, जबकि उसे पसीने छूट रहे हैं। तो वो क्या है, इंग्लिश में इसी तरह से अपनी शैली, इंग्लिश की भी एक शैली होती है, इस तरह से वहां पर ट्रांसलेट होता है। हर एक शब्द का ट्रांसलेट वैसे के तैसे किया जाए तो भी उस भाषा का जो सौंदर्य है, जो निजी भाषा यानी उसकी भाषा का एक शैली होती है, वो बिल्कुल बदल जाती है। तो शब्द अनुवाद में ज्यादातर ध्यान जो है शब्द पर दिया जाता है। तो आगे देखिए, भाव अनुवाद। यहाँ पर देखिए, साहित्यिक कृतियों के संबंध में, साहित्यिक कृतियों के संबंध में भाव अनुवाद का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर साहित्यिक कृतियों के संबंध में, जो साहित्यिक कृतियां होती है उसके संबंध में भाव अनुवाद का जो विशेष ही महत्व होता है, भाव अनुवाद का यहाँ पर विशेष महत्व होता है। इस प्रकार के अनुवाद में मूल भाषा के भावों, विचारों एवं संदेशों की लक्ष्य भाषा में रूपांतरित किया जाता है। तो जो साहित्य में जिस विचार से उसको लिखा गया है, उसका संदेश क्या है, भाषा और उसके भावों को जो है, उस विचारों को जैसे थे वैसे ही विचारों को, उसके संदेशों को दूसरी भाषा में रूपांतरित किया जाता है। लक्ष्य भाषा में, टारगेट लैंग्वेज में क्या है, रूपांतरित किया जाता है। इसको भाव अनुवाद कहते हैं। ऐसे संस्कृत साहित्य में लिखे गए कुछ ललित निबंधों के हिंदी अनुवाद बहुत ही सफल सिद्ध हुए हैं। इसके लिए देखिए, उदाहरण के तौर पर कुछ संस्कृत के साहित्य में लिखे गए, संस्कृत के साहित्य में लिखे गए ललित निबंध, जो भी निबंध हैं वो हिंदी में अनुवाद किए गए हैं, वो बहुत ज्यादा ही सफल सिद्ध भी हुए हैं। तो ये रहा भाव अनुवाद। तो आगे हम देखेंगे छाया अनुवाद।
इसमें मूल पाठकों की अर्थ छाया को ग्रहण कर अनुवाद किया जाता है। जो मूल पाठ होता है उसकी छाया को ग्रहण करके उसको लेकर यहां पर क्या है, इस अनुवाद को किया जाता है। संस्कृत के नाटकों में लगातार ऐसे प्रयोग मिलते हैं कि उसकी पात्र तथा सेवक, दासी आदि जिस प्रकृत भाषा का प्रयोग करते हैं उसी की संस्कृत छाया भी नाटक में विद्यमान रहती है। देखिए, कुछ संस्कृत के कुछ ऐसे नाटक हैं जिसमें दासी जिस तरह से डायलॉग्स बोलती है, जैसे कि यहाँ पर सेवक हो या दासी हो या कोई भी हो, उस पात्र यानी उस नाटक का पात्र किस सही शैली में किस तरह से वो भाषा का प्रयोग करता है, उसकी संस्कृत छाया में नाटक में विद्यमान रहते हैं। वो छाया जो जिस तरह से ग्रामीण भाषा होती है या दासी किस तरह से या सेवक किस तरह से बात करता है, उसकी छाया को लेकर वो जो प्रयोग दूसरी भाषा में उसका अनुवाद जिस तरह से किया जाता है वही छाया अनुवाद है। ऐसे ही प्रयोगों से अनुवाद का उद्भव हुआ है। जैसे कोई सेविका, कोई दासी या कोई अन्य पात्र जो उसकी निजी भाषा होती है, किस तरह से वो बोलता है, उसका प्रयोग करते हुए, उसका अनुवाद करते हुए यानी इसका उद्भव हुआ है। इसके लिए अच्छा उदाहरण है अभिज्ञान शकुंतला। इसके लिए अच्छा उदाहरण है। तो आगे देखेंगे कि सार अनुवाद। यहां पर देखिए, सार अनुवाद का अर्थ होता है किसी भी विस्तृत विचार अथवा सामग्री का संक्षेप में अनुवाद प्रस्तुत करना। सार अनुवाद यानी कोई भी विचार हो, विचार की सामग्री हो, उसे संक्षिप्त में अनुवाद करना ही सार अनुवाद कहलाता है। लंबी रचनाओं, राजनीतिक भाषणों आदि व्यवहारिक कार्य के अनुवाद के लिए सार अनुवाद काफी उपयोगी सिद्ध होता है। तो यहाँ पर देखिए, लंबी रचनाएं, जो बहुत लंबी रचना होती है, जो लंबी कृतियां होती है, रचना होती है, तो और क्या है, राजनीतिक भाषण जो यानी राजनीतिक जो भाषण होते हैं आदि व्यवहारिक कार्य के अनुवाद के लिए सार अनुवाद का काफी क्या है, ये सार अनुवाद जो है काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। जो लंबे चौड़े भाषण होते हैं, जो लंबी लंबी रचनाएं होती हैं, उसमें सार अनुवाद बहुत सिद्ध हुआ है क्योंकि ये संक्षिप्त में लिखा जाता है। तो सार अनुवाद का प्रयोग मुख्यतः समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन के संवाददाता तथा संसद एवं विधान मंडलों के यानी रिकॉर्ड करते हैं। आगे देखेंगे व्याख्यानुवाद। तो इसमें अनुवादक मूल सामग्री के साथ साथ उसकी व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। इसमें व्याख्यानुवाद में मूल सामग्री के साथ साथ अनुवादक उसकी व्याख्या भी करता है। जो मूल सामग्री है उसका अनुवाद करते करते और उसे क्या है, उसकी व्याख्या करते हुए इसका अनुवाद करता है, इसे प्रस्तुत करता है। तो व्याख्यानुवाद में अनुवादक का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। व्याख्या अनुवाद में अनुवादक का जो व्यक्तित्व है बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण रखता है। इसमें अनुवादक अपने अध्ययन और दृष्टिकोण के अनुरूप मूल भाषा की सामग्री की व्याख्या अपेक्षित प्रमाणों और उदाहरण आदि के साथ करता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो अनुवादक है वो अपने अध्ययन और दृष्टिकोण के अनुरूप मूल भाषा की सामग्री की व्याख्या, जो मूल भाषा की सामग्री होती है उसकी व्याख्या अपेक्षित प्रमाणों और उदाहरण आदि के साथ, उदाहरण देते हुए उस सामग्री का क्या है, ट्रांसलेट यानी अनुवाद जो दूसरी भाषा में करता है। तो यहाँ पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता का अनुवाद इस शैली में किया है। जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसी शैली का इन्होंने इसमें गीता
जो उन्होंने अनुवाद किया था इसी शैली में किया है। आगे हम देखेंगे कि आशु अनुवाद। आशु अनुवाद, यहां पर देखिए इसको वार्तानुवाद भी कहते हैं। आशु अनुवाद का दूसरा नाम वार्तानुवाद, यानी आशु अनुवाद को वार्तानुवाद भी कहते हैं। भावों एवं विचारों का तत्कालिक अनुवाद आशु अनुवाद कहलाता है। तो यहाँ पर दो भिन्न भाषाएं, वो उसके भाव जो है, दो भिन्न भाषाएं का जो भाव एवं जो उसके विचार होते हैं, तत्कालीन विचार होते हैं, उसका अनुवाद आशु अनुवाद कहलाता है। दो विभिन्न भाषाएं और उसके विचार और क्या है उसकी भाव जो है उसको तात्कालिक अनुवाद करना ही क्या है आशु अनुवाद कहलाता है। आजकल विभिन्न देश एक दूसरे के परस्पर समीप आ रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार के अनुवाद का महत्व बढ़ रहा है। तो आजकल क्या है यहाँ पर विभिन्न देश का एक दूसरे के परस्पर समीप आ रहे हैं। एक विभिन्न देश क्या है एक दूसरे के संपर्क में, नहीं एक दूसरे के संपर्क में, यानी परस्पर समीप आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, परस्पर समीप आ रहे हैं। तो ऐसे में इस प्रकार के अनुवाद का महत्व बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। जब दो दूरस्थ देशों के भिन्न भाषा भाषी आपस में जब बात करते हैं तो उसके बीच द्विभाषी संवाद का माध्यम बनता है। तो ये एक दो अलग अलग भाषा जो बोलने वाले हैं वो एक साथ मिलते हैं, उस वक्त क्या है भाषा भाषी जब आपस में एक यानी जब आपस में दोनों बातें करते हैं उसके बीच द्विभाषी संवाद का माध्यम बनता है। तब ये क्या है आशु अनुवाद की आवश्यकता तब पड़ती है। तो आगे हम देखेंगे कि आदर्श अनुवाद, यहाँ पर देखिए जिसको सटीक अनुवाद भी कहा जाता है, यानी आदर्श अनुवाद को सटीक अनुवाद भी कहा जाता है। इसमें अनुवादक आचार्य की भूमिका निभाता है। अनुवादक क्या है गुरु की भूमिका निभाता है, आचार्य की भूमिका क्या है अनुवादक निभाता है। यहाँ स्रोत भाषा की मूल सामग्री का अनुवाद अर्थ एवं अभिव्यक्ति सहित लक्ष्य भाषा में निकटतम एवं स्वाभाविक समानार्थ द्वारा करता है। तो यहाँ पर देखिए जो स्रोत भाषा की मूल सामग्री है उसका अनुवाद जो सोर्स लैंग्वेज है उसे टारगेट लैंग्वेज में जब लक्ष्य भाषा में यानी दूसरी भाषा में जब वो अनुवाद करता है तो वो क्या है लक्ष्य भाषा में वो जो निकट होती है ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, यानी निकटतम एवं स्वाभाविक क्या है समानार्थक शब्द द्वारा वो क्या है इसका अनुवाद करता है, उसके द्वारा करता है। यहाँ पर देखिए आदर्श अनुवाद में अनुवादक तटस्थ रहता है। आदर्श अनुवाद में अनुवादक तटस्थ रहता है तथा उसके भावों एवं विचारों की छाया अनुदित सामग्री पर नहीं पड़ती। यहाँ पर देखिए रामचरितमानस, भगवत गीता, कुरान आदि धार्मिक ग्रंथों के सटीक अनुवाद इसके उत्कृष्ट उदाहरण। जो यहाँ पर हम इसके लिए अच्छा उदाहरण है आदर्श अनुवाद के लिए भगवत गीता, कुरान, जो भी रामचरितमानस, भगवत गीता, कुरान आदि जो है धार्मिक ग्रंथ उसका अनुवाद आदर्श अनुवाद द्वारा ही हुआ है। इसमें जो स्रोत भाषा की मूल सामग्री का अनुवाद जो है वो अनुवाद अर्थ एवं अभिव्यक्ति सहित लक्ष्य भाषा में निकटतम एवं स्वाभाविक समानार्थ द्वारा करता है। ये अनुवाद करते हुए जब समान अर्थ का भी वहां पर समान अर्थ देने वाले शब्दों का जो बहुत ही निकट हो उसका भी प्रयोग आदर्श अनुवाद में किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि रूपांतरण, यहाँ पर जो आधुनिक युग में इसका ये जो रूपांतरण है इसका महत्व ज्यादा बड़ा हुआ है।
इसमें इसका बहुत ज्यादा ही महत्व भी रहा है। तो यहाँ पर इसमें जो स्रोत भाषा है, जो मूल भाषा, जो स्रोत भाषा, मूल भाषा, सोर्स लैंग्वेज जो भी है, इसकी रचना जो होती है, मूल भाषा में जो रचना हुई है वो साहित्य रूप, जैसे कि कहानी हो या नाटक हो या कोई भी काव्य क्यों ना हो, उसका जो रूपांतरण दूसरी भाषा में किया जाता है, इसी को रूपांतरण कहा जाता है। जो संचार माध्यम बढ़ते हुए प्रभाव एवं उसकी लोकप्रियता को देखते हुए क्या है, कहानी, कविता आदि साहित्य रूपों का जो भी नाटक विशेष रूप से प्रचलित हो रहे हैं, ऐसे अनुवादक की अपनी रुचि एवं कृति की लोकप्रियता महत्वपूर्ण होती है। तो जो भी साहित्य रूप है, जो भी कहानी, साहित्य रूप यानी कहानी, नाटक, काव्य जो भी है, उसका रूपांतरण किया जा रहा है। अब जो संचार माध्यमों के द्वारा भी इसका प्रचलित हो रहा है, इसका रूपांतरण हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, भीष्म सहानी आदि की जो कहानियां, वो कहानियों के रेडियो रूपांतरण प्रस्तुत किया जा चुके हैं। यानी रेडियो में जो भीष्म सहानी जी ने जो भी कहानियां लिखी है, जो भी उनकी रचनाएं हैं, वो रेडियो रूपांतरण हो चुका है और रेडियो रूपांतरण के द्वारा प्रस्तुत कर चुके हैं। तो और एक जो है, इनकी जो कमायनी है, वो जो महाकाव्य है, वो नाटक रूपांतरण काफी ही, ये जो नाटक, इसका जो रूपांतरण हुआ है काफी चर्चित हुआ है। तो सिर्फ इतना ही कि यहाँ पर देखिए, सिर्फ इतना ही, रूपांतरण में जो भी साहित्य रूप है, कहानी हो या नाटक हो या नाटक हो, कहानी हो, काव्य हो, क्या है, इसका रूपांतरण करना, इस रचना का रूपांतरण करना ही, यानी अनुवाद करना ही क्या कहा जाता है, रूपांतरण कहा जाता है। तो इतना ही प्रकृति के आधार पर प्रकार थे। अगली सेशन में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।